Hello everyone, welcome to the structure analysis course. This is the lecture number 16th and we are discussing our chapter 4, analysis of rigid frames. So in the last video, we have discussed the problem on 2D frames by displacement method. Okay, in this video, we will discuss a very important problem. ठीक है, तो देखिए इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देके क्वेश्चन बताऊंगा. देखिए इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हमने स्टिफनेस मैट्रिक्स से किए और आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें थोड़ा सा फर्क है. फर्क क्या है, डिफरेंस आप लोगों को पहले पहचानना है. वो डिफरेंस यही है कि अगर आप ध्यान से देखिए ये स्वे पोर्टल फ्रेम्स हैं, यानी कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे किसी एक जॉइंट के ऊपर आपको पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल फोर्स दिखाई दे रहा है और वही वहां पे कोऑर्डिनेट कंसीडर किया गया है. तो इस तरह के पोर्टल फ्रेम को सॉल्व करने के लिए कैसे आप स्टिफनेस मैट्रिक्स का डेवलपमेंट करेंगे, आज हम इस लेक्चर में वही सीखेंगे. ओके, तो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग अगले लेक्चर्स में करेंगे, लेकिन फिलहाल आज हम ये सीखेंगे कि जब हमारा स्वे पोर्टल फ्रेम आता है तो उस टाइम हमारा स्टिफनेस मैट्रिक्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, किस तरीके से होता है. ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करना चाहूंगा चैप्टर नंबर 2 का, जो हम पहले भी कर चुके हैं. हमें याद होना चाहिए कि इस तरीके से कुछ हमने फॉर्मुलेस पढ़े थे. ये फॉर्मुलेस की मदद से हम लोग किसी भी स्टिफनेस मैट्रिक्स को डेवलप कर सकते हैं, यानी कि कोएफिशिएंट मेथड की मदद से हम लोग किसी भी स्टिफनेस मैट्रिक्स को डेवलप कर सकते हैं. ठीक है, तो ये फॉर्मुलेस आप लोगों को रिवाइज होने चाहिए. मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ. अगर आप लोग चाहते हैं कि दोबारा से इन फॉर्मुलों को रिवाइज करना तो आप प्लीज प्रीवियस लेक्चर देखिए, उस लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा ये. ठीक है, तो ये यहाँ पे ये फॉर्मुला डिस्कस नहीं करूंगा. आज मैं डायरेक्टली क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा. तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को, ये एग्जांपल लिया है मैंने. इस एग्जांपल में आप चेक कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे एक फ्रेम दिया गया है. इस फ्रेम में 3 पोर्शन है, ए बी, बी सी, सी डी, यानी कि 2 कॉलम्स एंड 1 बीम. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4i है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 4i है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया i है. ठीक है, यहाँ पे हमें 3 कोऑर्डिनेट कंसीडर किए हैं. देखिए बी के ऊपर एक डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट है, यानी कि रोटेशन कोऑर्डिनेट, और सी के ऊपर भी एक रोटेशन कोऑर्डिनेट है, लेकिन बी के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट भी है. इस हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट के केस में हम लोग स्टिफनेस मैट्रिक्स से कैसे सॉल्व करेंगे वही हम सीखेंगे. तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो टोटल एलिमेंट्स हमारे 9 होंगे जो हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे. तो सबसे पहले हम लोग पहला कोऑर्डिनेट कंसीडर करते हैं. देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्स. तो देखिए इस हॉरिजॉन्टल फोर्स को हमने कंसीडर किया. अब देखिए जब भी हमें कोऑर्डिनेट डेवलप करना होता है तो हमें यूनिट फोर्स माननी पड़ती है, यानी कि ये यूनिट फोर्स मान लेंगे हम लोग. तो देखिए जिस तरीके से आप जब इस बी को, यानी कि इस फ्रेम के जब इस तरीके से यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो देखिए ये फ्रेम पूरा स्वे करता हुआ आगे की तरफ मूव करेगा, यानी कि कुछ इस तरीके से आगे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस करेगा. तो यानी कि जो बी वाला सपोर्ट है वो मूव करता हुआ यहां पहुंच जाएगा. इसी तरीके से जो सी वाला जॉइंट है वो मूव करता हुआ आपका यहां पहुंच जाएगा. तो यानी कि इसमें डिस्प्लेसमेंट दोनों तरफ डेवलप होगा और ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना होगा, 1, क्योंकि रोटेशन भी यूनिट डिस्प्लेसमेंट ही प्रोवाइड किया है. ठीक है, तो ये यूनिट डिस्प्लेसमेंट के कारण डिस्प्लेसमेंट भी यूनिट हुआ, यानी कि जब आपने बी पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया तो बी का डिस्प्लेसमेंट हुआ और साथ में सी का डिस्प्लेसमेंट हुआ. तो दोनों तरफ इफेक्ट जनरेट हुआ. इस चीज को हमने दिमाग में रखना है. अब देखिए इसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे जब हमने ए बी पार्ट कंसीडर किया और साइड बाय साइड सी डी पार्ट कंसीडर किया. अगर आप ध्यान से देखें बी पोर्शन जब यहां गया सी पोर्शन भी आगे गया, यानी कि बीसी पोर्शन का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ. बीसी पोर्शन सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव किया आगे, लेकिन उसका मूव करने का मकसद यही था क्योंकि यहां पे बी जॉइंट आपका आगे मूव किया है और सी जॉइंट आपका आगे मूव किया है. ठीक है, तो बीसी पोर्शन को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि बीसी में किसी भी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, यानी कि कोई भी कर्वेचर जनरेट नहीं होगा. जब कर्वेचर ही जनरेट नहीं होगा तो वहां पे कोई स्लोप जनरेट नहीं होगा जो हम कंसीडर करेंगे. तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ए बी पोर्शन लिया. ए बी पोर्शन जिस तरीके से लिया तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ए एंड हमारा फिक्स था. हमें पता है जब हमारा एंड फिक्स होता है और हमारे पास इस तरीके से कुछ एरो होता है, यानी कि इस तरीके से फोर्स होती है, तो हमें पता है इस फोर्स का सब्स्टिट्यूट, यानी कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो हमें पता चलेगा ये वैल्यू जो जनरेट होती है इसका फॉर्मूला होता है 12EI/L3. अगर ये फोर्स इस तरीके से लग रही है तो यहाँ पे मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में लगेगा और जिसका वैल्यू होता है हमारे पास 6EI/L2. अगर ये फोर्स इस तरीके से है तो बी पे फोर्स बैलेंस करने के लिए इस डायरेक्शन में लगेगी और जिसकी वैल्यू होगी 12EI/L3. अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है तो मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा और जिसकी वैल्यू होगी आपकी 6EI/L2. इसी तरीके से सीडी के चेक करें, इसका भी डी एंड फिक्स है तो यहाँ पे भी क्या है, फोर्स. तो फोर्स के कारण जो वैल्यू जनरेट होगी ये भी होगी 12EI/L3, लेकिन L किसका होगा, CD का. इसी तरीके से यहाँ पे भी रोटेशन जनरेट होगी और जिसका फॉर्मूला होगा 6EI/L2. तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए डी पे एक फोर्स लगेगी जिसकी वैल्यू होगी आपकी 12EI/L3. इसी तरीके से यहाँ एक मोमेंट लगेगा और जिसकी वैल्यू होगी आपकी 6EI/L2. ओके, तो ये हमारा बन गया फ्री बॉडी डायग्राम. अब हम चेक करेंगे तो देखिए हमें पता है जब हमने 1 पे रोटेशन दिया तो 1 पे रोटेशन के कारण 1 पे इफेक्ट देख रहे हैं, यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट यहां दी तो बी जॉइंट भी आगे मूव किया था, सी जॉइंट भी आगे मूव किया था. तो यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम में हमें ये दोनों फोर्सेस कंसीडर करनी पड़ेंगी, बी की, ए की, सॉरी इस पोर्शन की भी, सॉरी ये आपका बी है और ये आपका ए है, यानी कि बी पोर्शन की भी और यानी कि सी पोर्शन की भी. तो देखिए कोऑर्डिनेट किस डायरेक्शन में है,
इस डायरेक्शन में, तो आपकी जो फोर्स जनरेट हुई है वो भी इसी डायरेक्शन में हुई है, तो इसलिए लिखेंगे प्लस 12EI/L3, ठीक है, लेकिन किसका, AB का। इसी तरीके से कोऑर्डिनेट इस डायरेक्शन में है, तो सी पे भी फोर्स इसी डायरेक्शन में जनरेट हुई है, तो लिखेंगे 12EI/L3 किसका, CD का, क्योंकि रोटेशन दोनों तरफ डेवलप हुई है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट दोनों तरफ डेवलप हुई है, ठीक है। अब इसी तरीके से देखेंगे 1 की वजह से 2 पे, यानी कि 1 कोऑर्डिनेट की वजह से 2 पे इफेक्ट, और 2 क्या हमारा रोटेशन कोऑर्डिनेट, तो B पे जो रोटेशन डेवलप हुई है वो कुछ इस तरीके से हुई है, और गिवन रोटेशन कैसी है, क्लॉक में, तो यानी कि इसके अगेंस्ट है, तो क्या फॉर्मुला यूज करेंगे, माइनस का, तो 6EI/L² फॉर्मुला है किसका है, AB का, तो पुट करेंगे, हमें पता है AB का कितना है 4I, तो 4I की वैल्यू पुट करेंगे, L की वैल्यू पुट करेंगे, तो K12 आ जाएगा हमारा। इसी तरीके से K1 का 3 पे चेक करेंगे, यानी कि थर्ड कोऑर्डिनेट का है C पे, तो देखेंगे C पे कोई रोटेशन डेवलप हुई है, बिल्कुल हुई है, इस तरीके से गिवन रोटेशन हमारी क्या है, क्लॉक, और हमारी डेवलप जो हुई है वो क्या है, एंटी क्लॉक, तो फॉर्मुला आ जाएगा -6EI/L² CD, तो ये सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा, ये कुछ एक डेरिवेशन टाइप ही समझ सकते हैं, फॉर्मुला टाइप ही समझ सकते हैं, जो आपको लर्न करना है, ठीक है। इसी तरीके से आप चेक कीजिएगा कोऑर्डिनेट 2, तो देखिए कोऑर्डिनेट 2 हमारा रोटेशन है। अब इस तरीके से जब रोटेशन दिया हमने, तो देखिए B पे दिया, तो यानी कि वो AB पे इफेक्ट करेगा और BC पे भी करेगा, CD पे रोटेशन के कारण कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इस तरीके से हमने दो मेंबर्स कंसीडर कर लिए, एक बार AB और एक बार BC। अब देखिए फादर एंड क्या है, A फिक्स, लेकिन BC की बात करें जॉइंट, और जॉइंट प्रैक्टिकली फिक्स होते हैं, तो हमने ये फिक्स ट्रीट कर लिया। अब हमें पता है कि जब हमारा फादर एंड फिक्स होता है और रोटेशन कोऑर्डिनेट होता है, तो रोटेशन की जो वैल्यू जनरेट होती है वो होती है हमारी 4EI/, ठीक है। और अगर ये मोमेंट इस तरीके से है, तो ये फोर्स वैल्यू यहाँ पे होगी, और जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 6EI/L², ठीक है। अगर ये रोटेशन इस तरीके से दिया, यहाँ पे भी रोटेशन इसी तरीके से होगा, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए फोर्स यहाँ लगेगा, इसका वैल्यू कितना होगा, 6EI/L², और रोटेशन का वैल्यू कितना होगा, 2EI/। अब इसी तरीके से अगर ये मोमेंट है, फादर एंड फिक्स है, तो ये वैल्यू होती है हमारी 4EI/, तो यहाँ पे जो फोर्स डेवलप होगी वो कितनी होगी, 6EI/L²। अब फोर्स यहाँ है, तो यहाँ भी फोर्स इस तरीके से लगेगी, और मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में, ये वैल्यू होती है हमारी 6EI/L², और ये हो जाएगा हमारा 2EI/। अब हम चेक करेंगे 2 के कारण 1 पे। अब देखिए 2 के कारण 1 पे, यानी कि हमें B पे चेक करना है, क्योंकि 1 कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल, और वो कहाँ जा रहा है, राइट की तरफ। अब देखिए B पे हमारी इस जगह पे तो हॉरिजॉन्टल कुछ डेवलप नहीं हुआ, लेकिन इस जगह पे हॉरिजॉन्टल डेवलप हुआ है, और वो क्या है, अगेंस्ट द डायरेक्शन, तो क्या करेंगे, -6EI/L² किसका, AB का कंसीडर करेंगे, और वैल्यूज पुट करेंगे, I है 4I, L है 10, तो पुट करके आंसर निकालेंगे। अब 2 का 2 पे चेक करेंगे, तो देखिए B पे रोटेशन कैसी है, क्लॉक, और गिवन कोऑर्डिनेट भी क्या है, क्लॉक, तो प्लस 4EI/AB। अब BC की बात करेंगे, तो यहाँ पे भी क्लॉक डायरेक्शन में है, तो 4EI/BC, तो यहाँ पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे I और L की, हमारा फॉर्मुला निकल जाएगा। इसी तरीके से K23 का चेक करेंगे, तो 23 का चेक करेंगे, यानी कि थर्ड कोऑर्डिनेट पे चेक करेंगे, और थर्ड कोऑर्डिनेट कैसा था हमारा, C पे, तो देखेंगे C पे रोटेशन कैसा है, क्लॉक, और गिवन रोटेशन भी कैसा था हमारा, क्लॉक में, तो लिखेंगे +2EIL किसका, BC का, तो BC पोर्शन पुट करेंगे, तो K23 निकल जाएगा हमारा इस तरीके से, ओके। अब हम कोऑर्डिनेट 3 कंसिडर करेंगे। कोऑर्डिनेट 3 के लिए हमें ये रोटेशन लेना पड़ेगा। अब जब रोटेशन यहाँ देंगे, तो एक बार CD कंसिडर करेंगे, एक बार CB कंसिडर करेंगे, तो ये CB कंसिडर कर लिया, तो एक बार हमने यहाँ पे CD कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी C पे रोटेशन दे चुके हैं हम, ठीक है। अब देखिए ये जॉइंट है, तो जॉइंट यानी कि फादर एंड फिक्स, तो हमें पता है जब रोटेशन देते हैं तो वैल्यू रहती है 4EI/, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे फोर्स लगेगी वर्टिकल, जिसका फॉर्मुला बनेगा 6EI/²। अगर ये फोर्स यहाँ दी है, तो एक फोर्स यहाँ लगेगी, मोमेंट यहाँ लगेगा, जिसकी वैल्यू होगी ये 2EI/, और ये वैल्यू होगी आपकी 6EI/²। अब जब यहाँ पे मोमेंट दिया, तो यहाँ पे फोर्स भी डेवलप इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो ये फोर्स का वैल्यू होगा 4EI/, और ये वैल्यू होगी 6EI/²। अब इस मोमेंट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे फोर्स लगेगी, ठीक है, जिसकी वैल्यू होगी 6EI/², और मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में लगेगा आपका, क्लॉक डायरेक्शन में, और जिसकी वैल्यू होगी आपकी 2EI/, ओके। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम आपको पता ही किस तरीके से बनाते हैं। अब देखिए 3 के कारण 1 पे, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए 3 रोटेशन यानी कि C पे दी, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डेवलप हुई, कहाँ पे हुई, C पे। अब आपको पता हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अगर C पे डेवलप हुई है, तो अल्टीमेटली मैं आपको बता चुका हूँ, अगर B पे डिस्प्लेसमेंट हुई थी तो C पे इफेक्ट गया था, तो C पे डिस्प्लेसमेंट हुई है तो B पे इफेक्ट भी जाएगा, यानी कि C पे जो डिस्प्लेसमेंट हुई है यहाँ पे वो B पे ट्रांसफर होगी, लेकिन जो B पे डिस्प्लेसमेंट हमारी गिवन है वो क्या है, राइट में, और हमारी कहाँ से आ रही है, लेफ्ट में। तो यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -6EI/L², सॉरी L², 6EI/L², L² किसका, CD का, तो CD का पुट करेंगे, उसका I था, L5 था, पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। 3 के कारण 2 पे, जब 3 के कारण 2 पे चेक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 3 रोटेशन यहाँ दी थी, तो 2 यानी कि B पे चेक करना है, तो B पे रोटेशन कैसा है, क्लॉक, तो क्लॉक ही हमारा गिवन कोऑर्डिनेट था, ठीक है। तो वैल्यू हो जाएगी +2EI/L BC का, तो I है इसका 4I, L है 10, पुट करिए, आंसर आ जाएगा। K2 का 3 पे चेक कीजिएगा, यानी कि 3 पे, तो 3 पे 2 रोटेशन डेवलप हुई हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, यहाँ पे
तो यहाँ पे आपका एक्चुअली यह मिसिंग है, तो यहाँ पे 4EI/5 भी आएगा। तो जब सॉल्व करेंगे फाइनली आ जाएगा ये 2.4 EI। ओके ठीक है, तो इस तरीके से आपका के मैट्रिक्स बन जाएगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किस तरीके से मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको धीरे धीरे दिमाग में बैठेगा। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, ये डेरिवेशन भी है ठीक है प्रॉपर्ली जो आपको लर्न करनी है। तो मैंने आपको एक सिंपल ईजी तरीका बताया, अब इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।